Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही astonishing वीडियो पे जिसका टाइटल है The Most Dangerous Meeting of Muslim Leaders in 1974. Do check out the original link. ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं to follow us. Let's go. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसे मीटिंग के बारे में जो हुई थी इस्लामिक मुल्क के लीडर्स के बीच में। और उसकी खास बात यह है कि जितने भी लीडर्स उसमें मिले थे एक दूसरे से, सबकी मौत उस मीटिंग के बाद एक के बाद एक होना शुरू हुई थी बहुत बुरी तरह से। और इनमें से कुछ लीडर्स थे शाह फैसल सऊदी अरेबिया के, मुअम्मर गद्दाफी लिबिया के और यासर अरफात फ़लस्तीन के। और इनके मौत के पीछे बताया जाता है कि ज़ायनिस्ट थिंक टैंक्स और अमेरिका के CIA का बहुत बड़ा हाथ था। और यही रीजन बताया जाता है कि इसके बाद फिर कभी इतना यूनाइटेड तरीके से कोई इस्लामिक कंट्रीज के बीच में प्रॉपर मीटिंग नहीं हुई थी। तो क्या था उस मीटिंग के पीछे का मकसद और क्यों इन लीडर्स को मरवाया गया था और किस तरह से इनको मरवाया गया था, देखते हैं आगे वीडियो में डिटेल में। फरवरी 22, 1974 में एक बहुत बड़ा समिट हुआ था OIC की तरफ से, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसमें इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हुए थे, जो हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने सारे मुस्लिम लीडर्स को गैदर किया था OIC की समिट में, ये कहते हुए कि अब वक्त आ गया इस्लामिक मुल्क एक होने का, यूनिटी मेंटेन करने का, ताकि इस्लाम के दुश्मन मुल्क जो होते हैं उनके खिलाफ ये ठहर सके। बताया जाता है कि उस वक्त इनको कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाके इनके साथ कितना बुरा वक्त आने वाला है CIA और ज़ायनिस्ट थिंक टैंक के डेंजरस प्लानिंग की तरफ से। और इनमें से बहुत बड़े लीडर्स उस वक्त के मुस्लिम मुल्क के थे। अब देखते हैं कि ये मीटिंग होने के बाद कौन से बड़े लीडर्स की मौत हुई और कितने खतरनाक तरीके से इनको हटाया गया, ताकि आने वाले वक्त में दूसरे मुस्लिम लीडर्स ये देखकर डरें कि उनकी भी कुर्सी कभी भी पलटाई जा सकती है और उनको भी इसी तरह मौत के घाट उतारा जा सकता है। पहले जो शहीद हुए थे उनका नाम था शाह फैसल, जो है सऊदी अरेबिया के किंग। शाह फैसल काफ़ी मशहूर थे उनके स्ट्रिक्ट रूल के लिए, और बताया जाता है कि अमेरिका के खिलाफ उन्होंने ओपनली स्टैंड लिया था उस वक्त। 1974 में OIC समिट में वो इन्वॉल्व थे। और एक ही साल बाद मार्च 25, 1975 में शाह फैसल एक डेलीगेशन को होस्ट कर रहे थे जो आया था कुवैत से उनसे मिलने के लिए, जिसमें बताया जाता है कि शाह फैसल के सौतेले भाई, जिनका नाम था प्रिंस खालिद बिन मुसैद, उन्हीं का भाई इस मीटिंग में इन्वॉल्व था। और फैसल बिन मुसैद बताया जाता है कि वो अमेरिका में पिछले कुछ महीनों से उसने अपना वक्त गुजारा था। पर मार्च 25, 1975 को फैसल बिन मुसैद भी आया था शाह फैसल से मुलाकात करने के लिए। और जब शाह फैसल ने उसको देखा तो वो आगे झुके ताकि फैसल बिन मुसैद एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट शाह फैसल के फॉरहेड पे किस करे। लेकिन उसी वक्त फैसल बिन मुसैद ने अपनी जेब से एक छुपी हुई बंदूक निकाला और उसने शाह फैसल को 2 गोलियां मारा। बताया जाता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि एक गोली शाह फैसल के चिन पर लगी थी और दूसरी वाली उनके कान के आर पार हो चुकी थी। तुरंत शाह फैसल को हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन बताया जाता है कि रास्ते में वो शहीद हुए थे। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में यही बताते हैं कि फैसल बिन मुसैद ने शाह फैसल को मारा था ताकि वो अपना भाई खालिद बिन मुसैद का बदला ले सके, क्योंकि 1966 में खालिद बिन मुसैद की एक प्रोटेस्ट के वक्त मौत हुई थी और उस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए शाह फैसल ने ऑर्डर दिया था। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि फैसल बिन मुसैद को ये बहाने से ब्रेन वॉश किया गया था अमेरिका बुला के CIA की तरफ से, क्योंकि CIA और ज़ायनिस्ट थिंक टैंक्स ऑलरेडी खार खाए हुए थे शाह फैसल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने OIC समिट में पार्ट लिया था और उनको समझने आ गया था कि शाह फैसल आगे जाके सारे इस्लामिक मुल्क के लीडर बनकर वो OIC के बाद सारे इस्लामिक देश को लेकर आगे चलेंगे। तो फैसल बिन मुसैद के भाई के मौत के बहाने फैसल बिन मुसैद को ट्रेनिंग दी गई थी CIA की तरफ से, किस तरह से गोली चलाना, कैसे एंट्री लेना, और वो सक्सेसफुली उसने वो काम कर दिखाया जो CIA चाह रहा था। कुछ दिन बाद फैसल बिन मुसैद को पब्लिकली मरवा गया था शाह फैसल के मौत के जिम्मेदार ठहराते हुए। आगे जाकर सद्दाम हुसैन काफी पावरफुल हो चुका था और उनको हटाने के लिए अमेरिका काफी परेशान था। मुझे खुद भी जानना था कि किस किस्म की पॉलिटिक्स अमेरिका ने खेला जिसके बहाने इतनी आसानी से मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज में अपनी एंट्री ली, ईरान और इराक के दुश्मनी के बहाने। और इसको अगला मुस्लिम लीडर जिसने OIC 1974 में अटेंड किया था वो था बांग्लादेश का फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान। उनकी भी मौत कुछ महीने शाह फैसल के बाद हुई थी, जब शेख मुजीबुर रहमान के खुद की आर्मी ने उनकी हत्या की। बताया जाता है कि मुजीबुर रहमान ने अप्लाई किया था OIC की मेंबरशिप के लिए, और 1974 में जब उन्होंने भी लाहौर को विजिट किया था समिट को अटेंड करने के लिए, तो
तो उस वक्त से वो भी टारगेट में आ चुके थे। और वो विजिट करने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो इनिशियल टेंशन रहता था वो काफ़ी दोस्ती में बदल चुका था। और इसके बाद देखा जा सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की काफ़ी दोस्ती गहरी होना शुरू हो गई थी। शाह फैसल के शहीद होने के कुछ महीने बाद ही अगस्त 15, 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के खुद के आर्मी के सोल्जर्स ने रिबेल किया और वो प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस में एंटर किए, मारतोड़ किया और वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी और साथ ही साथ उनकी कंप्लीट फैमिली को भी मार दिया गया था। अभी जो फिलहाल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो भी शेख मुजीबुर रहमान की ही रिश्तेदार है और उस वक्त बताया जाता है वो अपनी बहन के साथ जर्मनी में थे, जिसकी वजह से वो बच गई। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये रेबल या कू जो प्लॉट किया गया था उसके जिम्मेदार थे खुद मुजीबुर रहमान के मिलिट्री ऑफिसर्स और जो कोलीग्स थे अवामी लीग के। पर बाद में खुलासा ये होने लगा कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे और साथ ही साथ जो मिलिट्री ऑफिसर्स इसके जिम्मेदार थे उन सब की प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी अमेरिका के CIA की तरफ से। तीसरे जो मशहूर लीडर थे OIC समिट के वो थे खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने OIC समिट 1974 का लाहौर पाकिस्तान में होल्ड किया था। वो काफ़ी एक्सपर्ट थे अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने सारे इस्लामिक मुल्क के टॉप लीडर्स को कन्विंस किया था एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ताकि एक यूनिटी रहे सारे इस्लामिक मुल्क के बीच में। और इसी तरह उन्होंने OIC का समिट 1974 में होल्ड किया था। उस वक्त बताया जाता है कि पाकिस्तान काफ़ी परेशान था क्योंकि इंडिया के साथ 1971 की जंग के बाद काफ़ी वीक पोजीशन में आ गया था और उस वक्त बांग्लादेश से भी उसकी दुश्मनी चल रही थी। तो बताया जाता है कि OIC 1974 के समिट के बाद पाकिस्तान भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया था क्योंकि उसने ब्रेनस्टॉर्म किया था सारे इस्लामिक मुल्क को एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए, यूनिटी के लिए। लेकिन OIC के समिट होने के 3 साल के अंदर ही परेशानी का वक्त आ गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, क्योंकि भुट्टो की पार्टी जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने जनरल इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता था। लेकिन उनके ऑपोजिशन वालों ने क्लेम किया था कि ये इलेक्शन में काफ़ी धोखा हुआ है और ये चीटिंग करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पोजीशन हासिल किया। और इसकी वजह से आर्मी का जनरल ज़ियाउल हक ने एक कू रचाया था जुलाई 5, 1977 में। मतलब कि खुद की आर्मी का जो जनरल है, जो आज भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में कंटिन्यूसली इसी तरह से होता है कि खुद के आर्मी के लोग वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ठहर जाते हैं। तो इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक ने भी भुट्टो को पकड़वाया और उसके ऊपर भी एक हत्या का केस डाला, ये कहते हुए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक फॉर्मर PPP लीडर मोहम्मद अली कसूरी की हत्या की थी। और काफ़ी शौक पाकिस्तान के लोग हो गए थे जब चंद दिन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनवाई गई और बहुत तेज़ी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया था टिल डेथ। और ये हुआ था 1979 में, 5 साल OIC समिट के बाद। अगला जो मशहूर मुस्लिम वर्ल्ड लीडर था उस ज़माने का जिसने OIC समिट 1974 को अटेंड किया था, वो है इजिप्ट का प्रेसिडेंट अनवर सादत। और उसकी भी हत्या इजिप्ट में हुई थी जब एक आदमी जिसका नाम है खालिद इस्लाम बोली, उसने ओपनली अनवर सादत के ऊपर गोलियां चलाई थी अपने आप को आर्मी वाले के भेस में रखते हुए। इसके वीडियोस काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। जब खालिद इस्लाम बोली ने एक आर्मी परेड के दौरान सडन जीप से कूद कर अनवर सादत के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। उस वक्त इस्लाम बोली एक लेफ्टिनेंट था इजिप्शियन मिलिट्री का और इस बहाने से उसको बहुत आसानी हुई थी लोडेड बंदूक रखकर अनवर सादत के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। बताया जाता है कि फतवा दिया गया था अनवर सादत के खिलाफ एक इजिप्शियन क्लरिक उमर अब्दुल रहमान की तरफ से, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये एक बहाना था अनवर सादत को रास्ते से हटाने के लिए। नेक्स्ट जो मशहूर वर्ल्ड लीडर थे उस वक्त के वो थे यासर अरफात। और बताया जाता है कि इनको भी जहर डालकर मरवाया गया। यासर अरफात चेयरमैन थे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के PLO। और देखा जा सकता है कि इसराइल फ़लस्तीन के बीच जो सबसे मशहूर फ़लस्तीन के अगर कोई लीडर थे वो थे यासर अरफात। उन्होंने भी OIC समिट लाहौर में ज्वाइन किया था 1974 में और उस वक्त से इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत उरूज पे था। और बताया जाता है कि 2004 में फाइनली जब यासर अरफात की हालत रह गई थी, उस वक्त इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनके खून में जहर डाल दिया था। जब यासर अरफात को दूसरे देश को लेकर जाना पड़ा एक ऑपरेशन के लिए, उस वक्त बताया जाता है कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने सीक्रेटली उनके बॉडी में जहर डाल दिया था। नेक्स्ट जो लीडर है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे और उनका नाम था मोअम्मर गद्दाफी, जो है लीबिया के प्रेसिडेंट। बताया जाता है कि 1974 में मोअम्मर गद्दाफी भी काफ़ी मशहूर थे उनके स्ट्रॉन्ग हेडेड थॉट्स के लिए। और शुरू से देखा जा सकता है कि मोअम्मर गद्दाफी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि कैसा इस्लामिक मुल्क सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सब यूनाइटेड होना चाहिए। और उनके वीडियोस भी काफ़ी मशहूर है जहाँ पर वो इसराइल के खिलाफ कह रहे हैं और साथ
साथ ही साथ सऊदी अरब के प्रीवियस फॉर्मर किंग अब्दुल्ला के खिलाफ भी वो काफ़ी ओपनली अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे, ये कहते हुए कि सऊदी अरब के लीडर यूनाइटेड नहीं होने दे रहे हैं इस्लामिक मुल्कों को। और ये भी बताया जाता है कि ये भी एक रीज़न है कि मुअम्मर गद्दाफी को बहुत आसानी से हटवाया गया था अक्टूबर 20, 2011 में, जब लीबिया के प्रेसिडेंट मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ रेबल्स उठे थे और उनको नेटो और अमेरिका ने पकड़वाया था और वहाँ पर कुछ चंद रेबल्स ने उनको गोली मारकर ख़त्म कर दिया। जिसके बाद देखा जा सकता है कि आज तक लीबिया की हालत बहुत बुरी है, सेम जिस तरह से इराक की भी हालत है। तो इन पूरे लीडर्स और इनकी मौत के पीछे देखा जा सकता है कि मिस्टीरियस तरीके से इनको हटवाया गया, या तो रेबल्स की शक्ल में या इन्हीं के अपने कोई मामूली दुश्मन को इस्तेमाल करते हुए। और सबके पीछे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं CIA ने ट्रेनिंग दिया, ब्रेन वॉश किया, या मोसाद ने अपने टैक्टिक्स खेला है इन लीडर्स को हटवाने के लिए, क्योंकि लोग डायरेक्ट इनके हत्या कर नहीं सकते थे, तो इन्हीं के अतराफ के लोगों से इन सबको मरवा गया था। और यही रीज़न बताया जाता है कि फिर इसके बाद कोई इतनी बड़ी OIC समिट नहीं हुई जहाँ पर ओपनली सारे इस्लामिक मुल्क एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम सब यूनाइटेड होना चाहिए। हो सकता है कि इन सब लीडर्स की मौत को एक एग्जाम्पल की तरह इनको बताया जाता है कि अगर वो भी कुछ ऐसा करने जाएंगे तो उनकी भी मौत बहुत जल्द इनडायरेक्ट तरीके से करवा दी जाएगी। तो आप बताइए अपने हिसाब से कि आज के दौर में अगर इस्लामिक मुल्क में कोई वाकई में चमचागिरी कर रहा है अमेरिका की और इसराइल की, तो वो कौन है, कौन से मुल्क का लीडर है? और अगर कोई मुल्क का लीडर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ओपनली ठहर रहा है तो वो कौन है? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट में बताएं। बहुत ही अस्टॉनिशिंग वीडियो थी कि OIC की मीटिंग्स 1974 में होती है, और उसके बाद all the leaders, all the Muslim leaders जो कि apparently powerful थे and they wanted to create a Muslim empire, वो सब ऐसे they were killed, they were murdered and that too brutally. उनमें से कोई भी अपनी natural death नहीं मरा है and they were just killed और coup हुआ था। So all this cannot be ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सेक्शन बोलेगा कि ये conspiracy theory भी हो सकती है, but there will be a section जो ये भी बोलेगा कि CIA must have trained them, और इसमें और भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई, जिनका कोई ना कोई वेंडेटा रहा होगा। और मे बी दिस वाज सेट एज एन एग्जांपल कि अगर आप लोग एक अपना मुस्लिम एम्पायर बनाने की ट्राई करोगे तो उसके खिलाफ भी हो सकता है। बट दिस इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग एंड काफ़ी फैक्ट्स है जो अल्यूड करते हैं इस चीज़ को कि मे बी दिस वाज डन कि आगे से ऐसी कोई बड़ी मीटिंग ना हो सके। So guys, do let me know what are your views on this in the comment section below. This was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.